कंस्ट्रक्टर वाला जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर यूज़ हुआ है, अपने कंस्ट्रक्टर वाला क्वेश्चन ही करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करेंगे। हाँ बोलिए। आपने एग्जैक्टली यही वाला करवाया था, बी नेम वाले। हाँ ठीक है, आप कॉपी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। Either you copy or have a screenshot of this question, anything. But हाँ ईयर शायद 2016 है आई थिंक इस क्वेश्चन का। Either you take a screenshot or you can write in the copy. I don't have problem. हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मेरे पास सामने खुला हुआ है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो बंद कर दो, सामने खुला हुआ तो चलो ये फ्रेश पेज ओपन करो। बाकी लोग आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना हो गया, ये क्वेश्चन लिखना है तो बता दो एक चीज़, मेरे को लिख रहे हो और ले रहे हो स्क्रीनशॉट, ताकि एक्सप्लेन कर पाए। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, सुना पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आराम से करेंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता है क्या है, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं, एक फंक्शन ही है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। कंस्ट्रक्टर कोई वर्ड बोल के वर्ड नहीं अलग से, फंक्शन को ही कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। फंक्शन क्या हुआ, अपने कॉपी में देखो, एक क्वेश्चन आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे ना इस क्वेश्चन के अंदर अपने देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, कि वॉइड इनपुट लिखा हुआ है, वॉइड कैलकुलेट लिखा हुआ दिख रहा है सबको इस क्वेश्चन में, एक वर्ड डिस्प्ले लिखा हुआ भी है नीचे। ये सारे के सारे है तो फंक्शंस। फंक्शन मतलब क्या हो गया, जिसमें रिटर्न टाइप हो और उस फंक्शन का नेम और आगे ये पैरेंथेसिस लगा हो, तो वो एक फंक्शन होता है अपना नॉर्मली। तो अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन को ही कंस्ट्रक्टर भी बोलेंगे, लेकिन पूरा एग्जैक्टली इस फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में हल्का सा डिफरेंस होता है। हालांकि आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है, उसमें प्रॉब्लम आपका नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, जो कि कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस जो कि कंस्ट्रक्टर को फंक्शन से अलग बनाता है, वो ये बनाता है कि आप लोग ये जो क्वेश्चन देखे हैं स्क्रीनशॉट वाला, उस क्वेश्चन के अंदर पहला फंक्शन आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है कि बुक फेयर लिखा हुआ है, आपदा दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है। बुक फेयर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, बुक फेयर लिखा हुआ पहला फंक्शन नाम मेंबर मेथड्स के अंदर। फिर दिखा हुआ है वॉइड इनपुट। तो बुक फेयर और वॉइड इनपुट में क्या फ़र्क है सर, दोनों में तो पैरेंथेसिस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या फ़र्क है सर, फ़र्क ये है कि उसमें वॉइड लगा हुआ है, लेकिन बुक फेयर के पहले वॉइड लगा के नहीं दिया वो, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर है जिसके पहले उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है कोई। समझ आया कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या अंतर हुआ। कंस्ट्रक्टर का पहचान क्या, उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होगा। इसलिए देखो बुक फेयर वाला जो आपको क्वेश्चन है, बुक फेयर वाला जो मेथड लिखा है उसके पहले वो लोग वॉइड बुक फेयर नहीं लिखा है, लेकिन इनपुट और कैलकुलेट के पहले वॉइड लिखा है। समझ आया कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। ये कोई बोलो डाउट है तो। नहीं सर, कोई डाउट। बाकी लोग क्लियर है। बुक फेयर क्यों कंस्ट्रक्टर है और वॉइड इनपुट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है, दोनों फंक्शन है। फंक्शन बोलेंगे तो दोनों के दोनों फंक्शन है, लेकिन अलग क्या है, कंस्ट्रक्टर क्यों है वॉइड, बुक फेयर कंस्ट्रक्टर क्यों, कि उसके पहले उसका रिटर्न टाइप जो वॉइड है वो नहीं लिखा हुआ है, या इंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक फंक्शन का नाम देके छोड़ दिया ओपन क्लोज करके, तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, लेकिन बाकी सब फंक्शंस कहलाएंगे। क्लियर है, दिमाग में गया। तो अगर हम आपको पूछे कंस्ट्रक्टर क्या, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर और डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन। बट संग में क्या है, इसका प्रॉपर्टी अलग से, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है, बट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर तुम कोई भी मेथड का एग्जांपल दे देना, ओपन क्लोज, कोई भी फंक्शन का नाम लिख के ओपन क्लोज कर देना, बस यहाँ पर रिटर्न टाइप ये सब मत देना कोई भी, बस कोई भी एक फंक्शन का नाम दे के ओपन क्लोज कर देना, तो वही तो आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। क्लियर है। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है हम लोग प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, बट यहाँ तक समझ आया बाकी लोग को, आई होप। ठीक है, अब पहले एक बार प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के बाद क्या है कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज क्या होता है नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है हम लोग बता देंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर का देखो प्रोग्राम में क्या बोला है, डिफाइन अ क्लास, ये प्रॉपर 15 मार्क्स का ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये आएगा आप लोग को, पहला ही क्वेश्चन है, बार बार बता रहे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, डिफाइन अ क्लास नेम बुक फेयर विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो हमको स्टार्टिंग से पता है कि हमको इंपोर्ट देने का आदत है, तो हम इंपोर्ट दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, एक इंपोर्ट डालिए। क्लास नेम वो क्वेश्चन में मेंशन करके छोड़ा, क्लास नेम क्या बोला, बुक फेयर बोला है ना, क्लास नेम बुक फेयर वो मेंशन करके छोड़ा, तो हम एज इट इज़ देंगे, अपना कारस्तानी नहीं लगाएंगे वरना बेवजह मार्क्स जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पढ़े, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक पढ़े। अब क्या बोला है कि उसके पास इंस्टेंस वेरिएबल्स दिया हुआ है बी नेम और प्राइस, तो बी नेम और प्राइस को हमको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन में यही है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया आपको वैसे वैसे ही करना है, और डबल प्राइस आपको दिया हुआ, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स से और तो वेरिएबल नहीं है ना, क्लियर तो, ठीक
ठीक, बाकी लोग हाँ सर। जैसा था क्वेश्चन में कॉपी कैट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि मेंबर मेथड्स के अंदर पहला आता है बुक फेयर। हमें पता है कि बुक फेयर एक कंस्ट्रक्टर है, तो एज इट इज़ उसको डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर बुक फेयर। अब उसकी बारी आ गई, एकदम सीक्वेंशियली क्वेश्चन में जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो हम भी इसके पहले कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल बात इतना है। तो बुक फेयर कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि आपके जो जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में यूज़ आए उनको आप कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वैल्यू दे के रखो। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें सम निकालते हैं तो हम बोलते हैं ना हमेशा कि सम को 0 करके रखो, उसका डब्बा खाली है, हाँ कि ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो वैसे बुक फेयर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो जो वेरिएबल्स आप यूज़ किए हो क्वेश्चन के अंदर उसको कुछ ना कुछ खाली वैल्यू दे के रखो। अब प्राइस तो डबल है ना, तो इसको 0 तो नहीं दे सकते, 0.0 देंगे। समझ आया यहाँ पर, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लिख लो, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, खाली डब्बा, ठीक है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है खाली डब्बा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जितना भी आपका जितना भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किया है सबको कुछ ना कुछ खाली वैल्यू दे के रखो। तो प्राइस का खाली वैल्यू क्या 0.0 होगा। अब सर बी नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, इसको तो 0 नहीं दे सकते क्योंकि तो स्ट्रिंग है। तो खाली स्ट्रिंग हम लोग डबल कोट से इंडिकेट करते हैं ना, तो खाली स्ट्रिंग को क्या करेंगे, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। समझ आया यहाँ तक, दिमाग में गया पक्का या नहीं गया? ख़त्म इसका काम। और तो कुछ नहीं बोला था इसमें, बोला जो जो वेरिएबल्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, मतलब जो जो अब आपके वेरिएबल्स हैं उन सबको आपको इनिशियलाइज करना। श्योर, आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या पता चला कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक वो होता है, एक फंक्शन को ही कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिसके पीछे कोई रिटर्न टाइप तो नहीं होता और वो इसलिए इस्तेमाल में आता है ताकि उसको हम लोग कोई वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सके उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। दिमाग में गया अब कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन? हाँ भैया। पक्का? बाकी गया आप लोग के? कोई डाउट नहीं है तो? नहीं। अब देखो आपका क्लियर है तो बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वॉइड अपना इनपुट वाला फंक्शन है, इसको दे दिया डिक्लेयर, इसको ओपन किया। इसके अंदर क्या बोला है भाई वो कि टू इनपुट एंड स्टोर द नेम एंड प्राइस ऑफ द बुक। प्राइस ऑफ द बुक भी आपको स्टोर करना है, नेम ऑफ द बुक भी, तो इनपुट लेना पड़ेगा ना, बोला है ना। तो स्कैनर देना पड़ेगा यहाँ पर, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। क्लियर है तो स्कैनर देंगे, माना कि इस बात को सब लोग को इनपुट कराना है। अब बुक नेम भी इनपुट कराना है और प्राइस भी इनपुट कराना है। तो पहले प्राइस इनपुट करा देते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं भाई system.out.println इंटर द प्राइस ऑफ द बुक, इंटर प्राइस ऑफ बुक। एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा हमें कि भाई प्राइस ऑफ द बुक हम प्रिंट करना मतलब आपको इनपुट लेना है। तो प्राइस ऑफ द बुक, अब प्राइस ऑफ द बुक किस में हम लोग सेव करेंगे, वो एक वेरिएबल दिया था ना प्राइस ऑफ द बुक के लिए, प्राइस नाम का वेरिएबल दिया था ना क्वेश्चन में। तो प्राइस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि डबल टाइप का था। हाँ बोलो, कोई डाउट है? दिख नहीं रहा। कैसे नहीं दिख रहा? तो क्या बोल रहे थे कि भाई हमें बुक नेम भी इनपुट कराना है और प्राइस ऑफ द बुक भी इनपुट कराना है और बुक का नेम भी इनपुट कराना है। तो प्राइस ऑफ द बुक के लिए एंटर द प्राइस ऑफ द बुक, और प्राइस एक नाम का वेरिएबल वो ऑलरेडी हमको दिया है जिसमें हमको प्राइस ऑफ द बुक इनपुट कराना था। SC डॉट नेक्स्ट डबल, हम लोग इनपुट कराने के समय SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखते थे, आज के सुबह के क्लास में सबको याद होगा, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू था तब, ये डबल वैल्यू इसलिए हम डबल लिखेंगे पूरा। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़े। हम बुक नेम तो इनपुट नहीं कराए ना, प्राइस ऑफ द को इनपुट कराया, तो बुक नेम भी चाहिए हमें। तो भाई system.out.println इंटर बुक नेम, भाई बुक का नेम भी तो कराना पड़ेगा, इंटर बुक नेम। ठीक है, बुक नेम के लिए हम लोग बी नेम नाम का वेरिएबल दिया था ना वो क्वेश्चन के अंदर, बी नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। कोई भी स्ट्रिंग को अगर इनपुट कराना पड़ता है ना तो SC डॉट नेक्स्ट लाइन करके हम लोग इनपुट कराते हैं। अगर किसी को याद है तो वेल एंड गुड है, किसी को याद नहीं है तो आप लोग इस सिंटैक्स को याद कर लो। अगर स्ट्रिंग को इनपुट कराना तो SC डॉट नेक्स्ट लाइन करके इनपुट कराते हैं। तो भाई बुक नेम भी हो गया अपना और अपना प्राइस ऑफ द बुक भी इनपुट हो गया, मतलब इनपुट फंक्शन जो है अपना क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट अपना फंक्शन क्या है, वॉइड कैलकुलेट। वॉइड कैलकुलेट इसको ओपन कर दिए चुपचाप,
बस जो बोल रहा है क्वेश्चन वही कर रहे हैं। क्या बोला है कि कैलकुलेट करना प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बोला है। मतलब हम दुकान में गए बुक लेने के लिए, बोला भाई कि आपका ये बुक लेंगे इतना रेट तक का, तो इस पर 10% डिस्काउंट है, इस पर इतना डिस्काउंट है, ऐसा कुछ बोला है। तो भाई डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि एक डिस्काउंट नाम का भी वेरिएबल हमको चाहिए होगा, ठीक है, जिसके अंदर डिस्काउंट हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कर रहे हैं डिस्काउंट को 0.0 रख दे रहे हैं स्टार्टिंग में। डबल टाइप का ले रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट अपना हो सकता है पॉइंट में आया कोई वैल्यू, तो डिस्काउंट को हम 0.0 लेके चल रहे हैं। दिया नहीं था क्वेश्चन में डिस्काउंट नाम का वेरिएबल, लेकिन हमको लगता है कि डिस्काउंट यूज़ आएगा, कि डिस्काउंट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर तो कराना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग के मन में होगा सर इसको ग्लोबली डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ग्लोबली कर लो, आपको करना है तो उससे मना नहीं है कि ये लास्ट वाला डिस्प्ले फंक्शन में अगर यूज़ करना पड़ेगा आपको तो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर इसको डबल डिस्काउंट मतलब डिस्क को हम अगर ग्लोबली डिक्लेयर ना करें तो क्या मार्क्स काटेगा? ना मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपको डिस्प्ले फंक्शन देखो ना, डिस्प्ले फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर वो आपको डिस्काउंट प्रिंट करने नहीं बोला है, तो आप बचे हुए हो, ठीक है, डिस्काउंट प्रिंट करने नहीं बोला है। अगर आपको देखो प्रॉब्लम क्या ना, अगर इस सिंगल ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, मान लो एक वेरिएबल का नाम है सम डिक्लेयर किया, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट तक के अंदर यूज़ आएगा। कोई और फंक्शन के अंदर अगर इसी सम को यूज़ करना चाहेंगे तो यूज़ नहीं आएगा, उस समय एरर आ जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि क्वेश्चन में आपका डिस्प्ले फंक्शन के अंदर देखो, डिस्प्ले फंक्शन देखो, पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर डिस्काउंट। प्राइस और नेम ऑफ द बुक प्रिंट करना आपको, डिस्काउंट प्रिंट नहीं करना है ना, डिस्काउंट तो प्रिंट नहीं करना है ना। तो डिस्काउंट नाम का वेरिएबल आप यहाँ पर यूज़ करो इस फंक्शन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट भी प्रिंट करना पड़ता तो आप जहाँ पर बी नेम और प्राइस को डिक्लेयर किए थे ऊपर, तो वहाँ पर आपको DISC करके डिक्लेयर करना पड़ता। क्लियर है दिमाग में? हाँ, मतलब एक वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ हो रहा है तो उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ग्लोबली डिक्लेयर कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नहीं वो बात नहीं है, तुम चाहो तो उस वेरिएबल को, ऐसी बात नहीं है, देखो पूरा समझो। ये मान लीजिए एक फंक्शन है, इसके अंदर हम यहाँ पर DISC यूज़ किया, ठीक है, अब यहाँ पर भी एक फंक्शन, इस पर भी हम DISC डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल DISC, लेकिन इसका काम अलग होगा, इसका काम अलग होगा। हमें तो दो अलग अलग वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना है ना, हमें तो इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आया DISC का लास्ट वैल्यू, उसी को प्रिंट करना पड़ेगा ना, अगर बोलेगा तो हम लोग इसको ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा इंडेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है, माथा उतना नहीं घुमाना अपना को, ठीक है। अगर एक फंक्शन में DISC है, दूसरे फंक्शन में सर DISC, तो क्या प्रॉब्लम है, वो उस फंक्शन का DISC है, ये इस फंक्शन का DISC है, लेकिन हमको वही वाला DISC को कहीं और यूज़ करना, वही वाले DISC को, तो हम उसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, मतलब ऊपर बी नेम और प्राइस के संग। क्लियर है? ठीक, तो बढ़े आगे। हाँ भैया। अब आपको डाउट नहीं है तो यहाँ तक डिस्काउंट 0.0 आपने मान के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या पड़ा है, टेबल में क्या लिखा है, वो कि प्राइस लेस देन और इक्वल टू 1000 होगा तो 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो प्राइस लेस देन इक्वल टू 1000, मतलब प्राइस तो प्राइस के अंदर सेव है ना, तो प्राइस लेस देन इक्वल टू 1000 इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ कि ना, प्राइस लेस देन इक्वल टू 1000 तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, बोलो क्लियर? तो हाँ सर। क्लियर, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, छोड़ो। प्राइस लेस देन इक्वल टू 1000 तो ऐसे डिक्लेयर करें, कंडीशन दे दी। अब बोला कि 2% होगा प्राइस का, तो डिस्काउंट कितना होगा, 2%। DISC क्या होगा, 2%। 2% ऑफ प्राइस को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2/100 ऑफ प्राइस, तो मैथ्स में, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू प्राइस बाई 100, हाँ कि ना, कैन वी राइट इट लाइक दिस, ठीक है। एल्स इफ, भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या कंडीशन बोला, मोर देन 1000 एंड लेस देन और इक्वल टू 3000, तो प्राइस अगर 1000 से ज़्यादा हुआ एंड डबल एंड प्राइस 3000 या 3000 से कम, 3000 या 3000 से कम, 3000 या 3000 से कम, तो डिस्काउंट क्या कैलकुलेट करने बोला हुआ, 10% ना, तो 10 इंटू प्राइस बाई 100 लिखेंगे ना, हाँ कि ना, ठीक, तो सही तो। और लास्ट वाला कंडीशन में क्या बोलते हैं हमेशा कि आपको कंडीशन नहीं डालना पड़ेगा, कंडीशंस में लास्ट वाला कंडीशन तक पहुंचते तो उसके लिए आपको इफ डालने का जरूरत नहीं है। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आखिरी वाला ही ना करेगा, क्लियर है। तो उसके लिए कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ पर 3000 से ज़्यादा ही होगा अगर इधर तक वो पहुँचेगा, तो उस केस में डिस्काउंट कितना, 15%। अगर पहला नहीं सेटिस्फाई करता है, दूसरा नहीं सेटिस्फाई करता, तो जाहिर सी बात है 3000 से ज़्यादा का खरीदा होगा सामान, आखिरी वाला में आएगा। अब फालतू में देके तो कोई फायदा नहीं है ना, कंडीशन की प्राइस ग्रेटर देन 3000, क्लियर है बात, कि क्यों यहाँ पर नहीं दे, क्यों यहाँ दिए,
ठीक तो हाँ इफ़ मतलब ये, एल्स इफ अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो फिर ये आखिरी वाला। क्लियर। अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। अब डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद हमको तो फाइनल अमाउंट भी निकालना पड़ेगा कहीं पर, हाँ कि ना। तो फाइनल अमाउंट कैसे निकालेंगे, मान लो एक फाइनल अमाउंट का एक वेरिएबल और ले लिया हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लिया डबल अमाउंट, उसको 0.0 पे रखे स्टार्टिंग में डबल अमाउंट। लेकिन हम एक काम करते हैं, डबल अमाउंट ना लेके आप लोग रहने दीजिए। प्राइस नाम का वेरिएबल था ना ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन में, वो ग्लोबली डिक्लेयर किए थे ना। तो क्या करेंगे, उसी प्राइस में प्राइस इक्वल टू प्राइस, डिस्काउंट तो माइनस होता है ना, डिस्काउंट तो माइनस होता है, इसमें कोई इशू नहीं है, डिस्काउंट तो माइनस होता है, ठीक है। तो प्राइस माइनस डिस्काउंट, मान लो आपका पहला आप खरीदे थे 5,000 रुपये में, उसके बाद डिस्काउंट कुछ हुआ होगा, डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ होगा आपका 300 रुपया, ठीक है। यानी कि आपका हो क्या रहा है, इंटरनली प्राइस नाम का एक डब्बा है, इसके अंदर स्टार्टिंग में 5,000 रुपया था, आपका डिस्काउंट कुछ कैलकुलेट हुआ होगा, तो प्राइस माइनस डिस्काउंट, मान लो 5,000 माइनस 300 हुआ होगा, तो कितना बचा 4,700। तो ये 5,000 के अंदर ही हम जाके सेव कर रहे हैं इस वैल्यू को, जो बचा वैल्यू है उसको हम उसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो ये 5,000 हट के ऑटोमेटिकली उसके अंदर 4,700 लिखा हुआ आ जाएगा। समझ आया बात, हाँ क्लियर है? तो बात खत्म, ये और तो कुछ नहीं करना था, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब लास्ट में क्या बोला, वर्ड डिस्प्ले। हाँ एक क्वेश्चन, हाँ वॉइड कैलकुलेट में हम इनपुट ले रहे हैं प्राइस का, इस पे वॉइड इनपुट में वर्ड, हाँ ठीक है। उसको वॉइड कैलकुलेट में अगर हमें यूज करना है तो क्या हमें वॉइड कैलकुलेट में पैरामीटर से कॉल करना पड़ेगा प्राइस को? ना, नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी ग्लोबली आप डिक्लेयर किए है ना ऊपर। कंस्ट्रक्टर का क्या काम था, वही ना काम था, क्लास नेम के अंदर किए थे ना, प्राइस किए थे ना क्लास नेम के अंदर, डबल प्राइस और स्ट्रिंग बी नेम। तो वो ग्लोबली है, मतलब सब लोग अंदर एक्सेस कर सकते हैं, सभी के बाहर में वो है ना, मतलब सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, अंदर अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर हम डिस्क को डिक्लेयर नहीं किए और अगर हम डिस्क किसी और फंक्शन में यूज करेंगे तो उसको कॉल करना पड़ेगा। क्यों कॉल करना है, कॉल मतलब क्या, कॉल करना नहीं समझा मतलब सॉरी मतलब पैरामीटर में देना पड़ेगा उसको। पैरामीटर में नहीं, क्यों देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में वो विदाउट पैरामीटराइज है तो आप कैसे पैरामीटर दे सकते हैं अपने मन से। इनमें से कोई भी फंक्शन जो आपको दिया उसमें कहीं भी पैरामीटर है ब्रैकेट के अंदर, वो ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया तुरंत। हाँ पैरामीटर मतलब नहीं देगा तो नहीं लिखना है। देखो चलो एक और चीज़ बताते हैं, हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर क्या किया, अगर इसमें हमें यूज करना है तो इसमें लेना पड़ेगा। बता रहे एक सेकंड, सुनिए रुकिए। देखो बाकी लोग एक चीज़ देखो, यहाँ क्वेश्चन अच्छा है, डाउट क्या हो रहा है, छोटा सा डाउट है कि सर प्राइस इक्वल टू प्राइस में डिस्काउंट यहाँ तो किए, तो प्राइस यहाँ पर 4,700 वर्ड ऐप हो गया आ जाएगा अपना करेक्ट अमाउंट। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि मान लो मेरा मन नहीं है प्राइस वेरिएबल का यूज़ करना, आप लोग यही करो अभी, ठीक है। संग में नीचे अलग से ब्रैकेट देके या फिर साइड में एक बॉक्स बना के और जगह लिख लेना, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर ये नहीं लिख रहे, हम प्राइस के अंदर सेव नहीं करा रहे, हम चाह रहे हैं कोई एक फाइनल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम सेव कराते हैं। फाइनल अमाउंट नाम का कोई वे फाइनल AMT, उसके अंदर हम माने उसके अंदर मैं सेव करा रहे, मान लो। तो फाइनल AMT के अंदर क्या होगा, ये जो प्राइस था उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा, ये बात तो यही है ना, माइनस तो ऐसे ही होगा वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस हम इसको प्राइस में सेव नहीं करा के फाइनल AMT नाम का एक वेरिएबल लिया, अलग से मेरा मन किया उसमें हम सेव करा रहे हैं। तो हमको फाइनल AMT को कहीं पर 0.0 तो रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक। तो जैसे मान लो ये DISC है ना, तो यहीं पर हम मान लो, पहले बात सुना, डबल फाइनल अमाउंट इक्वल टू 0.0 यहीं पर दे दिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में हमको आखिरी डिस्प्ले फंक्शन पर, डिस्प्ले फंक्शन में हमको क्या करना है कि फाइनल अमाउंट तो प्रिंट करना है ना डिस्काउंट होने के बाद, हाँ कि ना, हाँ कि ना, प्रिंट करना। लेकिन ये फाइनल अमाउंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट तक है ना, वो तो भाई वो तो और बाहर यूज़ नहीं आ सकता, उसको प्रिंट कैसे करेंगे, हाँ कि ना, सही है नहीं है। फाइनल AMT नाम का वेरिएबल हम लिए हैं, वो तो इस रेंज से लेके इस कैलकुलेट का यहाँ कर्ली ब्रैकेट से चालू होके ये अपना आखिरी कर्ली ब्रैकेट तक ही है, इसके बाहर तो भाई तुम नहीं जा सकते। अगर तुम बाहर कोई और यूज़ करेगा तो भाई एरर शो कर देगा प्रोग्राम तुम्हारा। उस केस में क्या करेंगे, ये फाइनल AMT को हम चाहते हैं बाहर कहीं डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हमको झमेला ही मिट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग बी नेम दिया हुआ था क्वेश्चन में, डबल प्राइस दिया हुआ था ना, एक और वेरिएबल यहाँ पर दे देंगे हम संग में डिक्लेयर करके, जिसका नाम होगा अपना डबल फाइनल AMT। और ये जैसे आप बी नेम प्राइस को 0.0 किए थे, बी नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग दिए थे, वैसे ही फाइनल AMT को भी हम दे देंगे यहाँ पर 0.0। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? अब ये फाइनल AMT को कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिक्लेयर किया ना यहाँ पर,
इसको अलग से डिक्लेयर करके वो फ़ायदा नहीं, हटा दो भाई, काटो इसका डिक्लेरेशन यहाँ से कि इसका अलग ऊपर तो डिक्लेयर कर दिया मैं एकदम सबके बाहर। क्लियर है यहाँ पर? एक आपका डाउट अब क्लियर हो गया भाई, ठीक तो? कोई डाउट नहीं तो बढ़े आगे? नहीं। हाँ। क्योंकि प्राइस को तो ऑलरेडी हम लोग बाहर डिक्लेयर कर चुके हैं ना क्लास के जस्ट नीचे, तो भाई प्राइस तो अपने कहीं भी यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो हम लोग प्राइस ही में सेव करा रहे हैं क्योंकि वो 5000 था तो मिट के 4700 ऑटोमेटिकली इंटरनली हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि नहीं सर हम एक अलग डब्बा ले लेते उसमें स्टोर करा के ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डब्बे को आपको यूज़ तो डिस्प्ले फंक्शन में भी करना पड़ेगा, इसको तो प्रिंट करना पड़ेगा आपको डिस्प्ले फंक्शन में फाइनल अमाउंट को। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस फाइनल AMT नाम का वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर दिए ताकि हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है। लास्ट फंक्शन अपने को क्या बोला है, वॉइड क्या था, डिस्प्ले है क्या, क्या डिस्प्ले करना है, प्राइस ऑफ द फाइनल प्राइस और बुक नेम, ठीक है। फिर तो फाइनल प्राइस कैसे डिक्लेयर करेंगे, प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट println फाइनल प्राइस भाई जो है वो फाइनल प्राइस इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज। फाइनल प्राइस किसके अंदर सेव किए थे, फाइनल AMT ना। अगर आप फाइनल AMT देके कर रहे हो तो फाइनल AMT के अंदर दो, और अगर आप प्राइस इक्वल टू प्राइस मैंने डिस्काउंट देके चले थे मेरे तरह तो आप यहाँ पर फाइनल AMT की जगह चुपचाप प्राइस दे दो। क्लियर है बात, ये कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो वैसे हमें क्या डिक्लेयर करना था, बुक नेम भी प्रिंट करना है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट println बुक नेम इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज प्लस बी नेम के अंदर था ना बुक नेम स्टोर। समझ आया प्रिंट कैसे हुआ? डिस्प्ले फंक्शन का तो और कुछ काम नहीं है, और कुछ काम है डिस्प्ले फंक्शन का, टू डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर डिस्काउंट बोला है। राइट अ मेन मेथड वो अलग पार्ट है, राइट अ मेन मेथड जब लिखा हुआ वो अलग लाइन है, वो इस फंक्शन का कोई लेना देना नहीं उसका, तो ये फंक्शन यहीं पर खत्म होता है। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला कि एक मेन फंक्शन भी आपको डिक्लेयर करना है, तो भाई डिक्लेयर करो पब्लिक स्टैटिक, इस फंक्शन के बाहर एकदम सब अलग अलग है अपना, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक मेन डिक्लेयर किया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेन फंक्शन के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बोला है ना, राइट अ मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्टेटमेंट आप लोग को बताए थे, आई होप सो याद होगा, और अगर याद नहीं है तो फिर से बता दें। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्टेटमेंट क्या था कि पहले क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम क्या है इस पूरा प्रोग्राम का, बुक फेयर क्लास नेम देते हैं, सिंटैक्स लिखवाया हुआ है सबके कॉपी में एक बार देख लेंगे, बुक फेयर स्पेस ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं, OBJ दे देते हैं हम अपने जान में, ठीक है, इक्वल टू न्यू ये एज इट इज़ रहेगा, फिर वापस क्लास नेम देते हैं बुक फेयर, ठीक है, ओपन क्लोज, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो बाकी फंक्शन अबव मेथड्स को कॉल करो, बोला ना कॉल द अबव मेथड्स, तो हम क्या करेंगे, OBJ डॉट पहला मेथड क्या था अपना, इनपुट था ना, इनपुट, फिर लिखेंगे OBJ डॉट क्या था नेक्स्ट वाला, कैलकुलेट था क्या, तो कैलकुलेट ओपन क्लोज, वैसे ही OBJ डॉट डिस्प्ले ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट जितना भी कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ था अभी तक सब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ आया पूरा फुल फ्लैश 15 मार्क्स का प्रोग्राम, कोई डाउट नहीं था? अब एक सवाल मेरा यहाँ पर आप लोग को है कि अगर डाउट आ रहा है तो भी समझाते थे, सर आप तो बोले कि सारे फंक्शंस को OBJ डॉट करे कॉल करना, तो फिर सबसे पहला फंक्शन तो बुक फेयर था, उसके बाद इनपुट था, फिर कैलकुलेट था, डिस्प्ले था, तो बुक फेयर फंक्शन को आप OBJ डॉट बुक फेयर करके कॉल क्यों नहीं किए? कॉल इसलिए नहीं किए कि बुक फेयर नाम का जो कंस्ट्रक्टर था वो बुक फेयर नाम का कंस्ट्रक्टर था, तो वो ऑटोमेटिकली ये देखो ये बुक फेयर वाला लाइन में ही कॉल हो गया, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल हो गया कि OBJ के अंदर ही तो आता है, ये OBJ वाला लाइन में तो है, ये ऑटोमेटिकली ये कॉल हो गया, तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और बाकी सबको हमको अलग से कॉल करना पड़ता है मैनुअली। क्लियर है बात? कोई डाउट है तो बोलो। अब तक पूरा सब पार्ट समझ आया? 15 मार्क्स उठ जाएगा ना 15। कुछ किए क्वेश्चन में? बस हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी चल रहा है मेरा, कॉपी अच्छा सर वो लास्ट में बताए थे ना वो नेम टाइप डिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ लिखते हैं ना प्रोग्राम के लास्ट। ठीक है, प्रोग्राम तो यहाँ पर खत्म हो गया 15 मार्क्स का, बता दे रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया। हर प्रोग्राम के लास्ट में हमें क्या करना है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाना है। तो क्या करेंगे, अब पूरा लिख लेंगे यहाँ पर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, पूरा लिख लेना, या वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल को डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं कई बार।
ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन में लिखना हो लिख लेना, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल या डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जितना भी अपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं क्वेश्चन के अंदर उन सबको हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है। इसका एक्चुअली इस टेबल का 2 मार्क्स होता है आईसीएससी के अंदर। तो भाई ये तो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है सर, प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, बात तो सही है, लेकिन आप कौन सा वेरिएबल्स यूज़ किए अपने प्रोग्राम के अंदर, आपका दोस्त कौन सा यूज़ किया होता है, अलग अलग हो सकता है डब्बा का नाम। तो भाई प्रोग्रामर को तो समझ आना चाहिए ना टीचर को क्या यूज़ किया गया, इसलिए टेबल बनाया जाता है। इसमें क्या होगा, एक तो सीरियल नंबर, ठीक है, वेरिएबल नेम होता है, वेरिएबल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग के पास टाइम ना हो तो आप लोग भी शॉर्ट में लिखेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो लिख देंगे वेरिएबल नेम। उसके बाद वेरिएबल नेम होने के बाद उसका डेटा टाइप और पर्पस, ये 4 चीज़ रहते हैं। कितने वेरिएबल्स हम लोग यूज़ किए प्रोग्राम में, कोई बता सकता है? बोलो कितने वेरिएबल्स यूज़ किए? हाँ बताए। एक बी नेम यूज़ किए थे, एक प्राइस यूज़ किए थे, 2 यूज किया। और डिस्क डिस्क यूज़ किए थे, एक डब्बा वो, और फाइनल एएमटी। और वो अगर हाँ, आपको मैंने फाइनल बस एएमटी यूज़ करना है तो फाइनल एएमटी, ठीक है। 4 हुआ ना अपना। तो पहला सीरियल नंबर 1 में कोई भी एक नाम दे, तो मान लो प्राइस यूज़ किया था ना, तो प्राइस पहले, ऐसा नहीं है कि पहले प्राइस देना है सर पहले डीआईएससी वाला देना है, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है, जो आपको देना दो। प्राइस का ये डेटा टाइप क्या था, डबल ना, डबल था, डबल। इसका पर्पस क्या था, प्राइस क्या स्टोर करेगा, प्राइस ऑफ द बुक। तो बस चुपचाप यहाँ लिख दो प्राइस ऑफ द बुक, शॉर्ट में, जितना छोटा हो सके उतना में लिखना, बड़ा नहीं लिखना। नंबर 2 डीआईएससी यूज़ किए थे, उसका भी रिटर्न टाइप डबल ही था ना, डबल लिख लेंगे, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसका भी डबल था। इसका काम क्या था, टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑफ बुक, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ द बुक, बात खत्म, छोटा में लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन इसका। थर्ड क्या था, प्राइस डिस्काउंट के बाद और क्या यूज़ किया बोलो तो, बी नेम। तो बी नेम एज इट इज़, ये बी नेम स्ट्रिंग टाइप का था। ये बी नेम क्या स्टोर करता है, टू स्टोर बुक नेम या नेम ऑफ द बुक वॉट एवर, ठीक है, बुक नेम या कोई भी इसका काम क्या, बस आपको ये लिखना। 4th नंबर फाइनल एएमटी, काफ़ी लोग यूज़ किया अगर फाइनल एएमटी, तो फाइनल एएमटी नाम से समझ आ रहा है, इसको हम लोग डबल टाइप कर लिए था ना, टू कैलकुलेट फाइनल अमाउंट ऑफ द बुक लिख देंगे पूरा, टू कैलकुलेट फाइनल अमाउंट ऑफ द बुक। क्लियर है, दिमाग में गया? ये हर प्रोग्राम के आपको लास्ट में ड्रॉ करना है, हर प्रोग्राम के। हम एक में करके दिखाएं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 4 प्रोग्राम आएगा, तो चारों के लास्ट में आपको एक एक करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा प्रोग्राम अटेंड करें, स्पेस छोड़ दे, फिर दूसरा अटेंड करें, फिर स्पेस छोड़ दे, उतना थोड़ा सा आधा पन्ना, उतना ज़्यादा नहीं। ये टेबल ड्रॉ कर देना, बॉक्स करने का टाइम हो तो कर देना, नहीं करने का टाइम हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है बात? अब पैटर्न प्रोग्राम्स के अंदर या फॉर लूप के अंदर हमें पता है ना, कई बार हम इंट आई देते हैं, याद है आप लोग को, देते हैं ना, तो उस समय यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर, अगर वो वाला क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर के सामने वेरिएबल में आई देंगे, उसका रिटर्न टाइप इंट देंगे, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, ये क्या काम में आया होगा, आई लूप के काम में आया ना, लूप के काम में आया ना, तो यूज्ड एज लूप वेरिएबल दे देंगे तब। क्लियर है बात? जैसे आई होता है, जे होता है, अपने देते हैं ना, इंट आई इंट जे लूप के अंदर, तो यूज्ड एज लूप वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक? खत्म है यहाँ पर सपाट। गाइस आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन समझ आए। आईसीएससी के लिए 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसे एक बार वापस, अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करना, समझना, कमेंट करना। ग्रुप आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी लोग हैं, आपको समझा देंगे या हेल्प हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। बट हाँ, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। मैथ्स के भी सारे प्लेलिस्ट आपके अपलोडेड है, सारे चैप्टर्स का एक एक शॉर्ट सिमिलैरिटी कवर किए, जस्ट 1 आवर के अंदर होल सिमिलैरिटी का चैप्टर कवर हुआ है। तो आराम से आप लोग पढ़ें, सिमिलैरिटी हो या सर्कल हो, सबको एक एक घंटा में कवर किया, तो आपको मैथ्स का एग्जाम के पहले भी आप लोग एकदम प्रो बन जाएंगे उसमें। टाटा।